वैचारिक मरम्मत होगी उस सोच की, उस मानसिकता और उन हरकतों की जिसमें हिंदू विरोध कूट कूट कर भरा है, जिसमें हिंदुओं के खिलाफ नफरत ही नफरत है। ये चिंता बांग्लादेश में रह रहे 1,31,00,000 हिंदुओं की है। आप समझ गए होंगे, बांग्लादेश की बात हो रही है, बांग्लादेश में हिंदुओं की बुरी स्थिति की बात की जा रही है, इसीलिए सत्ता की वर्कशॉप जरूरी है। उन सभी लोगों की वैचारिक मरम्मत जरूरी है जो कट्टरता के टूल से बांग्लादेश की सत्ता को कंट्रोल कर रहे हैं, हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं। इन घटनाओं के आधार पर यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेश हिंदुओं का नर्क बन गया है, ऐसी जगह जहां हिंदू असुरक्षित हैं, हर वक्त उनकी जान को खतरा है, उनके परिवारों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। सवाल यही है कि इसका जिम्मेदार कौन है? किसके इशारे पर बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं? वहां की सेना, पुलिस इस पर मौन क्यों है? सोचिए, ये सवाल किससे पूछे जाने चाहिए? पहला नाम आपके दिमाग में एक ही व्यक्ति का आएगा, मोहम्मद यूनुस, जो इस वक्त बांग्लादेश की सत्ता के प्रमुख हैं, जो बांग्लादेश में परिवर्तन करने आए थे, लेकिन आज सत्ता की वर्कशॉप में हमारे मेहमान हैं। मोहम्मद यूनुस, जिनको लेकर यह कहा जा रहा है कि वो हिंदुओं के भक्षम कट्टरपंथियों के रक्षक बन चुके हैं, तो बिना वक्त गंवाए सत्ता की वर्कशॉप का शटर उठाते हैं। सत्ता की वर्कशॉप में हमारे पास वैचारिक मरम्मत के सारे टूल्स मौजूद हैं, जिसके जरिए नफरती सोच को एक्सपोज हम करेंगे। पिछले 24 घंटे में बांग्लादेश में 2 हिंदुओं की हत्या हुई है। सोचिए, ये कैसी मानसिकता है? देखिए, क्योंकि लगातार बांग्लादेश इसी तरह की खबरें सामने आ रही हैं। पिछले कुछ घंटों में 2 हिंदुओं की हत्या कर दी गई और ये पहली घटना नहीं है। इस तरह की तमाम घटनाएं इससे पहले भी सामने आ चुके हैं। इसी वजह से सोचना यह है कि ये कैसी मानसिकता है, ये कैसा मुल्क है जहां के नेता धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, मानवाधिकार और सभी धर्म के लोगों की भलाई की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। आज हथौड़े से हम ऐसी ही हिंदू विरोधी मानसिकता पर प्रहार करेंगे। पिछले 18 दिन में 6 हिंदुओं का कत्लेआम हो चुका है। इस हिसाब से देखिए तो औसतन हर 3 दिन में 1 हिंदू की हत्या की जा रही है। यही वजह है कि ऐसी हरकतों का उचित उपचार जरूरी है। हमारे पास पिलास भी है, जिससे पाकिस्तान प्रेम वाले तार हम खींचेंगे। कट्टरपंथियों के पाकिस्तान कनेक्शन वाले प्रमाण भी आपके सामने रखेंगे। बताएंगे कैसे बांग्लादेश तीव्र गति से पाकिस्तान बनता जा रहा है। जब आपकी गाड़ी के नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं? पेचकस से इससे कसते हैं। ठीक इसी तरह बांग्लादेश में सत्ता की गाड़ी के नट बोल्ट में नफरत की मात्रा बढ़ गई है। इसे कसने की जरूरत है। हमारे पास पेचकस भी है, जिससे एंटी हिंदू विचारों को लाइन पर लाया जाएगा। ग्रीस का भी इस्तेमाल होगा। मजहबी मानसिकता की सर्विसिंग की जाएगी। बांग्लादेश से आ रहे वीडियो, वहां हो रही घटनाओं से आपको भी ऐसा लग रहा होगा कैसे हिंदू प्रताड़ित है, खौफ में है, डरे हुए हैं। मजहब के नाम पर उनके घरों, उनके धार्मिक स्थलों को चोट पहुंचाई जा रही है। इसीलिए वैचारिक सर्विसिंग की जरूरत पड़ी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की सबसे लेटेस्ट घटना नरीसंदी जिले से आई है, जहां सोमवार रात एक हिंदू दुकानदार की धारदार हथियारों से हत्या की गई। मृतक की पहचान 40 वर्षीय शरद चक्रवर्ती मणि के रूप में हुई है। शरद चक्रवर्ती मणि अपनी किराना दुकान चला रहे थे। इसी दौरान अचानक वहां पहुंचे अज्ञात हमलावरों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला किया। मौके से वो फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल मणि को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये लोग कौन थे? क्यों एक और हिंदू का कत्ल किया? इस पर वहां की सत्ता और पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। वैसे बांग्लादेश की सत्ता के लिए हमारे पास जानकारी है। ये बताया जा रहा है कि 19 दिसंबर को मणि ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा था, जिसमें बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई थी। अपने इलाके को मौत की घाटी बताया था, जिसके बाद शरद चक्रवर्ती मणि की हत्या की गई। सोच कर देखिए, ऐसे शब्द किसे चुभे होंगे? इस हिंदू के दर्द को हम वहां पिछले 18 दिन की घटनाओं के आधार पर आइए आपको बताते हैं, ताकि आप समझ सकें कैसे बांग्लादेश हिंदुओं के लिए नर्क बन चुका है और क्यों आज वर्कशॉप में उनकी मरम्मत करने की जरूरत पड़ी है। पिछले 18 दिन में 6 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास की फैक्ट्री में घुसकर मॉब लिंचिंग की गई थी। शव लटकाया गया, फिर जलाया गया। 24 दिसंबर को अमृत मंडल को भीड़ ने बेरहमी से पीटा था, जिसके बाद 29 साल के अमृत की मौत हो गई थी।
29 दिसंबर को ब्रजेंद्र बिस्वास की गोली मारकर हत्या की गई थी। 1 जनवरी को खोकोन दास को कट्टर भीड़ ने मार डाला था। 5 जनवरी यानी कल राणा प्रताप बैरागी की हत्या की गई थी। कट्टरपंथियों ने बीच बाजार में गोली मारी थी। 5 जनवरी को ही शरद चक्रवर्ती मणि को बांग्लादेश के नरसिंगदी में धारदार हथियार से मर्डर किया गया। ये नरसंहार का सिलसिला लगातार जारी है। इसका विरोध हर जगह हो रहा है। बांग्लादेश में जो हो रहा है हमारे लिए चिंता की कारण बना हुआ है। हिंदू लोगों का ऊपर अत्याचार दिन का दिन बढ़ ही रहा है, तो स्थिति चिंतनीय है और उनका इफेक्ट असम में भी हो सकता है। तो हमें थोड़ा एक हिसाब से थोड़ा सा कोशिश रहना पड़ेगा। भारत सरकार क्या कर रही है? अभी खालदा जिया के लास्ट राइट्स पे जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे तो वो तो पाकिस्तान के स्पीकर से मिलने खुद चले गए। पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है। क्या यही हमारी इज्जत है? और आज तक ये नहीं पता कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने क्या बात की। वहाँ लगातार लोग मारे जा रहे हैं, यातना दे के मारे जा रहे हैं, कैमरों के सामने हजारों की भीड़ के द्वारा। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि भारत के मुसलमान इस पर प्रतिक्रिया देंगे। मुस्लिम संगठन जो धार्मिक आज़ादी की बात करते हैं, धर्मों की बराबरी की बात भारत में करते हैं, वो बांग्लादेश के बारे में भी करेंगे। ये बांग्लादेश के समाज को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, उसकी संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। और मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कहना पड़ेगा कि अगर यूनुस साहब को ज़रूरत पड़े तो हिंदुस्तान से आज भी वो मदद ले सकते हैं। हम लोग मदद देने के लिए तैयार हैं। आप मदद लीजिए और जो फेनेटिक लोग वहाँ जमा हो रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कीजिए। ये सही नहीं हो रहा। सरकार कब तक चुप बैठे रहेगी? आप सुरक्षा प्रदान करिए, बॉर्डर खोल दीजिए, वहाँ के हिंदुओं को भारत में शिफ्ट करने का काम करिए और बांग्लादेश को भारत में विलय करने का काम करिए। बांग्लादेश का विरोध ऐसे ही नहीं हो रहा है। इसकी पूरी कहानी हम आपको कुछ आंकड़ों से बताते हैं। बांग्लादेश में अगस्त 2024 से जून 2025 तक 2442 हमले हुए। इनमें हत्याएं, यौन शोषण, मंदिरों पर अटैक शामिल हैं। 2025 में 11 हिंदुओं की हत्या का दावा किया गया है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद 23 हिंदुओं की हत्या हुई। 2025 के पहले 6 महीनों में ही 258 हमले हुए। 59 मंदिरों को टारगेट किया गया। इतने हमलों के बावजूद यूनुस सरकार ने कई दावों को फेक न्यूज बताया। ऐसा लग रहा है कि उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। निष्कर्ष यही है कि बांग्लादेश में अब लोकतंत्र नहीं, सिर्फ कट्टर तंत्र है। बांग्लादेश के 1,31,00,000 हिंदू कट्टर सत्ता के शिकार हो चुके हैं। सत्ता की वर्कशॉप के 3 मैसेज हैं, वो भी आइए आपको बता देते हैं। पहला मैसेज, बांग्लादेश में सुनियोजित हिंदू नरसंहार के प्रायोजक यूनुस सरकार है। दूसरा मैसेज, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की सत्ता में शांति की कोई गारंटी नहीं है। और तीसरा मैसेज, मोहम्मद यूनुस याद रखें, कट्टरपंथी किसी के सगे नहीं होते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ना शांति की गारंटी दे रहे हैं, ना हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी। ऐसा लगता है कि यूनुस सरकार ये कह रही है कि हिंदू अपनी सुरक्षा का इंतजाम स्वयं करें। बांग्लादेश को लेकर तो ये भी कहा जा रहा है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर सिर्फ हिंदुओं का मकान थोड़े ही है। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी क्या है वो भी जान लीजिए। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी की संख्या जिस तरह की है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि वहां पर लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सत्ता में अब उत्तर प्रदेश के उस संबल की बात जिसे कुछ राजनीतिक विश्लेषक यूपी के अगले विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी प्रयोगशाला बता रहे हैं। नए साल के साथ सियासत के चार्ट में संबल का नाम एक बार फिर सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा है। इसकी वजह है यूपी सरकार का वो बुलडोजर जो चुन चुनकर संबल में अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला रहा है। आज पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई का डे 3 था और इस तरह संबल से उठी सियासी चिंगारियां बढ़ती जा रही हैं। पहले दिन रविवार को संबल में 2 अवैध मस्जिद और 1 अवैध मदरसे पर सरकारी बुलडोजर चला। बात अवैध निर्माण से निकली तो बिजली चोरी तक पहुंची। फिर प्रशासन, बिजली विभाग और पुलिस का ऐसा एक्शन शुरू हुआ जिसमें कई लोगों को जोर का झटका जोर से लगा।
5 घंटे में करीब 500 घरों की जांच हुई। बिजली चोरी के 81 मामले पकड़े गए और एक घर के अंदर तो मिनी पावर हाउस तक मिल गया। अब आज यानी तीसरे दिन बुलडोजर का अगला टारगेट बना मकानों के नाम पर अवैध अतिक्रमण। आज संभल के राया बुजुर्ग गांव में प्रशासन ने तालाब की सरकारी जमीन पर बने 3 मकानों को मिट्टी में मिला दिया। प्रशासन का दावा है पिछले 1 साल से इन्हें नोटिस दिया जा रहा था, लेकिन उस नोटिस को बार बार हवा में उड़ा दिया गया। मामला कोर्ट तक गया। अवैध रूप से इन मकानों में रहने वाले लोगों की हार हुई, बावजूद इसके घर खाली नहीं किया। इसीलिए आज यहां की जमीन पर बने अवैध मकानों को बुलडोजर ने समतल कर दिया है। हालांकि प्रशासन के एक्शन से पहले कुछ लोगों ने खुद ही घरों को हथौड़े से तोड़ना शुरू कर दिया था। यहां रहने वाले लोगों का सवाल है, 55 साल से वो यहां पर हैं। 2 दिन पहले सरकारी नोटिस मिला, अब कहां जाएं? अवैध अतिक्रमण को लेकर के संभल प्रशासन सख्त है। आज राया बुजुर्ग में जो 880 वर्ग मीटर की जमीन है, जो कि तालाब की सरकारी जमीन है, उस पर ये 3 बड़े मकान बने हुए थे और आप देखेंगे कि एक एक करके इन तीनों मकानों को इसी तरीके से बुलडोजर के जरिए अब जमींदोज किया जा रहा है। नोटिस, हाँ परसों नोटिस आया था सर। अब परसों से ठंड का समय है, अब हम कहीं ज़मीन लेंगे, कहीं व्यवस्था बनाएंगे, जब भी तो शिफ्ट होंगे। अब कहाँ जाएं भैया, हमारी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि क्या नाम है, हमें समय दो, खाली करके हम आपकी भूमि दे देंगे। कितने दिन का समय उन्होंने घर को खाली करने के लिए दिया था? परसों नोटिस आया था, खाली 1 दिन का समय मिला हमें। 1 दिन का समय? 1 दिन का समय। आपको ये जमीन किससे खरीदी? आपको पता था ये कि अवैध जमीन? काफ़ी हमारे बड़ बूढ़ों ने ज़मीन खरीदी थी भैया। अच्छा, तो आपको पता नहीं था कि ये सरकारी ज़मीन है? ना, हमें पता ना। जो लोग हैं उन्होंने अपने घर को खाली किया है। 2 दिन पहले इनको नोटिस दिया गया था और ये भी कहा गया था कि या तो वो अवैध अतिक्रमण खुद हटा लें, वरना अगर प्रशासन इसको हटाएगा तो पूरा खर्चा उनको देना पड़ेगा। जिसके बाद अवैध अतिक्रमण, ये जो घर सरकारी तालाब की जमीन पर बनाया गया है, सालों से इस मकान में लोग रह रहे थे, अब उसको खुद ही ये लोग यहाँ पर तोड़ रहे हैं। इन लोगों को तकरीबन 1 वर्ष हो गया जिसमें इनको नोटिस दिया गया था और निशान लगाए गए थे, डिमार्केशन किया गया था कि ये अवैध है, इसको आप हटा लीजिए। इनके द्वारा नहीं हटाया गया। उसी क्रम में आज नियमानुरूप से जो नियमानुसार जो कार्रवाई है वो प्रशासन के द्वारा की जा रही है। ये तालाब की लैंड है 880 वर्ग मीटर। उस पर तहसीलदार कोर्ट, हमारे पूर्व तहसीलदार साहब के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। उसके बाद अपीलेट कोर्ट के द्वारा इसका परीक्षण किया गया और इनको जब कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिली तो आज ये कब्जा, आप जैसा कि आप देख रहे हैं, इनके द्वारा खुद भी हटाया जा रहा है। तो आप लोगों प्रशासन के इस एक्शन के बीच संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ममलूक उर रहमान बहुत ढूंढ कर संभल में अयोध्या वाला एंगल ले आए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी के पास अब यूपी में अयोध्या जैसा कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए वो संभल को ही अयोध्या बनाने में जुट गई है। एसपी सांसद के पिता के इस बयान पर भी राजनीतिक आग लगी है। वो वीडियो भी देखिए। बीजेपी के पास अयोध्या जैसा कोई मसला नहीं है, लिहाजा मुझे अफसोस है कि संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश की जा रही है। यूपी के संभल में वैसे एक्शन तो अवैध निर्माण पर हो रहा है, लेकिन इसे चिंता और कलेश की लहरें सियासत में उठ रही हैं। अपने अपने वोट बैंक की सुविधा अनुसार और सियासत के स्वाद अनुसार बयान रिलीज भी किए जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि संभल में मुसलमानों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। एक विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत की आंधी चलाई जा रही है। लेकिन सरकार का तर्क है कि कार्रवाई अवैध गतिविधियों के खिलाफ है। इसमें धर्म का एंगल लाना और मजहब की चादर डालकर उन गलतियों को ढकने का प्रयास किया जाना जो गलत है, वो सही नहीं है। दोनों पक्षों की बात आप भी सुनिए। कोई जोर जबरदस्ती या अनैतिक रूप से, अवैध रूप से कोई कार्रवाई नहीं चल रही है और न चलेगी। लेकिन जो कानूनी तरीके से अवैध काम, अवैध कब्जे, अवैध चीजें हैं, उनको निश्चित रूप से कानूनी तरीके से वैध करने का काम किया जा रहा है। और संभल में तो जो कुछ भी हो रहा है वो ऐतिहासिक हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत और बंटवारा करके सत्ता हासिल करना चाहती है और जिस तरह से
बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला भी आया था, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का देश की संविधान में, न्यायपालिका में विश्वास और भरोसा नहीं है, इसलिए लगातार बुलडोजर का एक्शन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के वायलेशन के साथ लगातार जारी है। अब संभल को लोग भूल गए थे, संभल का जिक्र, उसकी चर्चा खत्म हो गई थी। अयोध्या में राम मंदिर बन के तैयार हो गया। ये सांप्रदायिक मुद्दे हैं, सांप्रदायिक मुद्दों को ज़्यादा हवा नहीं देना चाहिए। मुद्दों को उजागर करने से फिरका परस्तियत बढ़ती है, तनाव बढ़ता है, हिंदू मुस्लिम टकराव बढ़ता है। वैसे तो दिल्ली में काफ़ी ठंड है, लेकिन इस ठंड में कुछ नारों ने यहाँ के राजनीतिक मौसम में इतनी गर्माहट ला दी है कि आरोपों और बचाव का सूचकांक तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। और सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी की हत्या और कब्र खोदने वाले नारे लगाए जा सकते हैं? जिस यूनिवर्सिटी में समाज को चलाने वाले सूत्र गढ़े जाते हैं, वहाँ खड़े होकर किसी की कब्र खुदेगी जैसी नारेबाजी हो सकती है। जिस यूनिवर्सिटी में भाषा की पढ़ाई के उच्च मानक स्थापित किए जाते हैं, वहां खड़े होकर किसी के लिए कब्र खुदने जैसी भाषा का इस्तेमाल क्या किया जा सकता है? जो यूनिवर्सिटी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है, जिनकी सहिष्णुता और विजन की दुनिया में चर्चा होती है, वहां पर देश के पीएम के लिए ऐसी आपत्तिजनक नारेबाजी कैसे हो सकती है? दरअसल इस बार मामला दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कल रात हुई नारेबाजी से जुड़ा है, जहां कुछ छात्रों ने पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ विवादित नारे लगाए। इन नारों का एक छोटा सा वीडियो काफी वायरल है, जिसमें कुछ छात्र पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौत की कामना कर रहे हैं और ये जेएनयू की धरती पर होने की इच्छा जता रहे हैं। एक बार सुनिए कि जिन छात्रों को देश का भविष्य माना जाता है, उनकी नारेबाजी की डिक्शनरी कैसी है, वो क्या नारे लगा रहे हैं। दरअसल इस मामले की शुरुआत कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुई। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और एक दूसरे छात्र शर्जील इमाम की जमानत पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों आरोपी पिछले करीब 5 वर्षों से देशद्रोह के अलग अलग धाराओं में जेल में कैद हैं। कल की सुनवाई में कोर्ट ने दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद शाम में छात्रों ने जेएनयू कैंपस में प्रदर्शन किया। इसी प्रदर्शन में पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही गईं। सवाल ये भी है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जमानत नहीं देने का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें प्रधानमंत्री की मौत के नारे लगाने का क्या मतलब था? नारे लगाना गलत नहीं है, लेकिन नारे हिंसक नहीं होने चाहिए, नफरत बढ़ाने वाले नहीं होने चाहिए। नारे ऐसे होने चाहिए जिनमें भविष्य की संभावना हो, ना कि किसी की हत्या की कामना हो। अब इस मामले में राजनीति हो रही है और बीजेपी काफी गुस्से में है। बीजेपी का कहना है कि जेएनयू में यह प्रदर्शन उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में हुआ और यह विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी विचारधारा का प्रसार है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि यह गुस्सा जाहिर करने का एक तरीका है। एक बार सुनिए कौन कह क्या रहा है। अब ये इंडिया अलायंस के लोग इस प्रकार का व्यक्तिगत माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो बयान देते हैं, उसका हर बार उनको भुगतान मिला है। जनता ने जवाब दिया है। मुझे पूरा विश्वास है भारत की जनता इस प्रकार के विवादित बयान और धमकियों से डरती भी नहीं है। छात्रों ने हर जगह सब क्रोध, रोष, गुस्सा प्रकट करने के लिए नारे तो लगाते हैं। नारे लगाना छात्र समाज की एक हिस्सा होते हैं। फिर भी वहाँ तो प्रशासन है, वो देखेंगे। ये अनुशासित चीज थोड़ी है। जो बोलता है ये अनुशासित तो हुआ नहीं। बोलना चाहिए किसी को, जो प्रधानमंत्री जैसा प्रधानमंत्री हो ऐसे बोलिएगा, तो अच्छी बात है थोड़ी। जाहिर तौर पर इस तरह के नारों की एक सभ्य लोकतंत्र में कोई जगह नहीं, लेकिन ये सेलेक्टिव आउटरीच क्या है? मेरे बिहार की बच्चियों के लिए बोली लगाई जा रही थी,
किसी को कोई आउटरीच नहीं हुआ। बिहार और बिहार से जुड़े कुछ लोगों ने आपत्तियां दर्ज की। हमारे लोकतंत्र में ये अस्वस्थ होने वाले लक्षण हैं। जिस तरीके से जेएनयू में स्टूडेंट लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग नासमझ हैं, उनको समझ नहीं है, ठीक है। और प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके का शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और प्रधानमंत्री क्योंकि एक ओहदे पे हैं, एक पोस्ट पे हैं, तो उनके लिए इस तरीके का शब्द का चयन नहीं करना चाहिए। देखिए, जिस तरीके के कृत्य जेएनयू के अंदर रात को किए गए, वामपंथी छात्र संगठन इसमें सारे शामिल थे, तो उसके खिलाफ हमने जेएनयू प्रशासन को उस जो जितनी भी एंटी नेशनल गतिविधियां उससे अवगत करवाने का काम किया है। और उनकी तरफ से एक सर्कुलर भी आया कि ऐसे लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है और जो लोग इसके अंदर पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले की जानकारी जेएनयू प्रशासन को एबीवीपी ने दी है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। एबीवीपी का कहना है कि जेएनयू कैंपस में लगातार इस तरह के नारे लगाए जाते हैं, जिससे कैंपस की जो अपनी गरिमा है, विश्वसनीयता है, वो सवालों के घेरे में आती है। वैसे नारेबाजी के कोर्स में अच्छे मार्क्स लाने वाले छात्रों के लिए बुरी खबर है। जेएनयू प्रशासन ने वसंत कुंज पुलिस को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें साबरमती हॉस्टल के बाहर नारे लगाने वाले छात्रों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। अब दावा किया जा रहा है कि जेएनयू कैंपस में 2 कारणों से प्रदर्शन हुए। पहली वजह 5 जनवरी 2020 को जेएनयू कैंपस में नकाबपोश हमलावरों द्वारा छात्रों और शिक्षकों पर किए गए हमले के 6 वर्ष पूरे होना। दूसरी वजह शर्जील इमाम और उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट से जमानत न मिलना। वैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जेएनयू इतना नाराज है कि वो न्यायपालिका पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगा रहा है। हालांकि मामला कुछ भी हो, लेकिन ऐसे नारे नहीं लगने चाहिए। आइए अब चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो गई है। अगर आप भी इस राज्य के निवासी हैं तो अपना नाम चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए। ये देख लीजिए कि आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में है या नहीं। अगर नहीं है तो इसकी प्रक्रिया भी हम आपको बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि किस शहर में कितने वोटर के नाम कट गए। लेकिन सबसे पहले एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट की बड़ी बातें भी आपको बता देते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर से पहले उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे। अब 12 करोड़ 55 लाख मतदाता रह गए हैं। मतलब 2 करोड़ 89 लाख नाम काटे गए हैं, यानी लगभग 18% नाम हट गए हैं। इनमें 46 लाख 23 हजार वोटर अब दुनिया में नहीं रहे। 2 करोड़ 17 लाख लोग किसी अन्य जगह या तो शिफ्ट कर गए हैं या अनुपस्थित रहे हैं, जबकि 25 लाख 47 हजार डुप्लीकेट वोटर पाए गए हैं। इस लिस्ट के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि यूपी में हर 5वां वोटर लिस्ट से फिलहाल बाहर हो गया है। चुनाव आयोग ने बताया कि 18.70% लोगों के फॉर्म जमा नहीं हुए। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जिन लोगों के नाम नहीं हैं, वो 6 फरवरी तक फॉर्म 6 या 7 भरकर नाम जुड़वा सकते हैं। चुनाव आयोग ने और क्या क्या बताया, ये भी सुनिए। 15 करोड़ 44 लाख 30 हजार 92 मतदाता थे। वो उनमें से जिनके गणना प्रपत्र जो रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जीवित हैं, या तो स्वयं ने हस्ताक्षर करके दिया या उनके परिवार के किसी वयस्क सदस्य ने हस्ताक्षर करके दिया। वो गणना पत्र जो हमारे पास आए वो थे लगभग 12 करोड़ 55 लाख। सो कुल मिलाकर जो अनकलेक्टेबल था, जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया, वो 2.89 करोड़ या 18.70%, 18.70% है। हमने उन शहरों की एक लिस्ट बनाई है जहां रिकॉर्ड नाम काटे हैं। अगर आप इन शहरों में रहते हैं तो हमारी लिस्ट को आप गौर से देखिए। पहला नाम यूपी की राजधानी लखनऊ का है, जहां 12 लाख से ज्यादा नाम काटे गए हैं। इसके बाद अगला नंबर प्रयागराज का है, जहां 11.5 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। कानपुर शहर में 9 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम हटे हैं। गाजियाबाद में 8 लाख से ज्यादा, मेरठ में भी 6.5 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम कट गए हैं। गोरखपुर में भी लगभग इतने ही नाम काटे गए हैं। वाराणसी में 5.5 लाख से ज्यादा वोटर और गौतम बुद्ध नगर में लगभग 4.5 लाख नाम काटे गए हैं। अयोध्या में 3,37,000 लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। अब सवाल यह है कि जो नाम काटे गए वो किसके वोटर हैं? जो नाम काटे गए उसे किस दल को नुकसान हो सकता है?
खैर, इसका जवाब भी धीरे धीरे पता चल जाएगा। लेकिन ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर राजनीति कैसे शुरू हो गई है, इस न्यूज रील में आप पहले वो देखिए। चुनाव आयोग ने दावा किया कि 2 करोड़ लोग जिन्होंने फॉर्म जमा नहीं किए और शिफ्टेड कैटेगरी में उनके नाम कटे हैं, पर मैंने तो सारे फॉर्म जमा किए थे। जितने चुनाव आयोग की शर्तें सारी पूरी करते हैं। 2003 की लिस्ट में भी नाम है हमारा, मेरे पेरेंट्स का भी नाम है, पिछले चुनाव में भी हमने वोट दिया है। तो सारे शर्तें पूरी होने के बाद, सारे कागज भरने के बाद भी नाम कटा है। हमें ज्यादा उम्मीद यही है कि पीडीए और मुसलमानों के नाम हटे होंगे और बाकी लोगों के उसमें महफूज होंगे। मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा था कि 4 करोड़ लोगों के नाम हट रहे हैं जो वो हमारे विरोधी नहीं है, तो जाहिर है वो थोड़ी हटे होंगे। जो हटे होंगे वो अपोजिशन वाले ही हटे होंगे। वो 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 24 हारे, तो इसके वजह से उनको भय है कि 27 भी हारना है, तो कुछ ना कुछ बोलते रहे। इस तरह से कत्लेआम हुआ है लोकतंत्र का। कुछ भी कर ले भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, जाना तय है। देखिए, चाहे जितना समय लेना है ले ले, पर फैक्ट तो ये है कि असली वोट चोरी की जननी अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। तो ये वोट चोरी, ये खानदानी वोट चोर है। पर अब जब इलेक्शन ट्रांसपेरेंटली और इंडिपेंडेंटली होता है तो ये गलत आरोप लगाते हैं। सत्ता में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नगर शत्रुओं की। हो सकता है आपने इससे पहले नगर शत्रु के बारे में ना सुना हो और इस शब्द को सुनकर आप हैरान हो रहे हो। दरअसल सड़कों पर पान, गुटखा या तंबाकू खाकर इधर उधर थूकने वाले अब नगर शत्रु कहलाएंगे। साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए पटना नगर निगम ने नगर शत्रु वाला ये अनोखा प्रयोग किया है, जिसके तहत गंदगी फैलाने वालों की तस्वीर शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर लगा दी जाएगी। एलईडी स्क्रीन पर यह दिखाई जाएगी, जिससे गंदगी फैलाने वालों की हरकत को पूरा शहर देखेगा। नगर निगम की ओर से ऐसे लोगों को नगर शत्रु की श्रेणी में भी रखा जाएगा। ये वो लोग होंगे जो सड़क पर खुलेआम पान की पीक मारते पकड़े जाएंगे, खुले में कूड़ा फेंकते हुए दिखेंगे या किसी दूसरे तरीके से सार्वजनिक जगहों पर गंदगी फैलाएंगे। पटना नगर निगम की ओर से इसके लिए सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। शहर के अहम ठिकानों पर लगे 3000 से ज्यादा सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जाएगी और इसी फुटेज से गंदगी फैलाने वालों की पहचान भी होगी। इसके लिए पटना नगर निगम ने कई टीमें बनाई हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें रेड कार्ड दिया जाएगा और नगर शत्रु भी कहा जाएगा। साथ ही उनकी तस्वीर चौराहों पर लगेगी। इस तस्वीर के साथ नाम और पता लिखा जाएगा। साथ ही 500 से 5000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर शहर के आम नागरिक किसी को गंदगी फैलाते हुए देखते हैं तो उनको टोल फ्री नंबर पर जानकारी देनी है। ऐसे लोगों को नगर मित्र कहा जाएगा। बिहार की राजधानी पटना में अब सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले नगर शत्रु कहलाएंगे। नगर शत्रुओं से नगर निगम की टीम जुर्माना तो वसूल करेगी ही, उन्हें नगर शत्रु की श्रेणी में भी रखा जाएगा। शहर के 400 से ज़्यादा जगहों पर 3000 से ज़्यादा कैमरे लगे हैं और इन्हीं कैमरों से नगर शत्रुओं की पहचान की जा रही है। पहले तो सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों से नगर निगम की टीम 500 रुपये का जुर्माना वसूल करेगी और साथ ही उनकी तस्वीर और वीडियो शहर में जो डिस्प्ले स्क्रीन लगे हैं उन पर प्रदर्शित की जाएगी, यानी नेमिंग शेमिंग कराई जाएगी। इतना ही नहीं, शहर के आम नागरिक यानी कि आप अगर किसी को शहर को गंदा करते हुए या सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए अगर देखते हैं तो आप भी नगर निगम की जो टोल फ्री नंबर जारी की गई है 155304 उस पर फ़ोन कर सकते हैं और इसकी जानकारी दे सकते हैं और आप नगर मित्र कहलाएंगे। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।
सत्ता में अब खबरों का स्टीयरिंग अंतर्राष्ट्रीय अपडेट्स की तरफ मोड़ते हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को खुलेआम तोड़ा जा रहा है। एक नई तरह की कूटनीति की शुरुआत की जा रही है। इसे किडनैप कूटनीति कहा जा सकता है, जिसकी शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है, जिसमें संवाद नहीं सिर्फ आदेश चलता है, जिसमें बिना बातचीत बिना समझौते के सीधा मिलिट्री एक्शन होता है। ठीक वैसे ही जैसे ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी के लिए किया है। यही ट्रंप की किडनैप कूटनीति है। ये ट्रंप का वो कूटनीतिक मॉडल है जिसमें राजदूतों की जगह कमांडोज ने ले ली है, जो हथियारों के दम पर किसी छोटे देश की राष्ट्राध्यक्ष का अपहरण कर लेते हैं। जिसे दुनिया कूटनीति कहती थी, उसे ट्रंप ने अपनी ताकत से कुचल दिया है। जिसे संवाद कहा जाता था, उसे ट्रंप ने अपने अहंकार की आवाज में दबा दिया है। ट्रंप अब बातचीत पर नहीं, धमकी देने में यकीन करते हैं। वो शांति से डील करने में नहीं, छोटे देशों को डराने में लगे हुए हैं। इस किडनैप कूटनीति में समझौता नहीं, सीधा सैन्य ऑपरेशन होता है। ट्रंप के लिए कोई कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं है। वो सीधे युद्ध का ऐलान कर रहे हैं। कोई शिखर सम्मेलन नहीं, बस विरोधियों का अपहरण और सत्ता खत्म। ट्रंप की ये किडनैप कूटनीति छोटे देशों के लिए चेतावनी है। अगर तुम झुकोगे नहीं तो उठा लिए जाओगे। आज मादुरो है, कल कोई और होगा। आज लैटिन अमेरिका, कल अफ्रीका, परसों दुनिया का कोई और देश। ट्रंप ने तो खुलेआम कह दिया है अगला नंबर ग्रीनलैंड का है। क्यूबा और कोलंबिया भी संभल कर रहे। ईरान पर नजर है। लैटिन अमेरिका के सारे देश अब अमेरिका की ही सुने, वरना वही हो सकता है जो मादुरो के साथ हुआ। सवाल यह है कि अगर दुनिया के सभी शक्तिशाली देश इसी तरह चलने लगे तो लोकतंत्र की क्या जरूरत रह जाएगी। कोई भी देश अपने हिसाब से चुनी हुई सरकारों को हटा देगा। किसी भी देश की संप्रभुता और सीमाओं का क्या मतलब रह जाएगा, जब चाहे कोई ताकतवर देश उन सीमाओं को पार कर दे। यूएन चार्टर के मुताबिक किसी देश की क्षेत्रीय अखंडता से खिलवाड़ गलत है। किसी देश की राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती है। दूसरे देश के घरेलू मामलों में दखल का अधिकार किसी देश को नहीं है। किसी भी नेता को हटाना या अगवा करना गलत है। जब नियम तोड़े जाएंगे तो सवाल भी पूछे जाएंगे। ऐसे ही सवाल ब्रिटिश संसद में भी उठे। कई सांसदों ने पूछा, अगर मादुरो की जगह ब्रिटेन के पीएम होते तो भी क्या अमेरिका का समर्थन किया जाता? अगर ट्रंप की जगह पुतिन होते तो भी क्या इसे ठीक समझा जाता?